बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे अहम खबर यह है कि साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को गिरफ़्तार कर लिया गया है, उन्हें हिरासत में लिया गया है और ISPR का ये कहना है कि उनके ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का भी आगाज़ कर दिया गया है। फैज़ हमीद साहब पर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के चार्जेस से टॉप सिटी पर कब्ज़ा करना, टॉप सिटी से मुतल्लिक जो है वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करना, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था ISPR के मुताबिक, और ये इंक्वायरी इनिशिएट की गई थी टॉप सिटी के हवाले से, और फिर ये कार्रवाई आगे बढ़ती गई। और इससे पहले उन्होंने 29 नवंबर 2022 को वक्त से पहले अपने आप को रिटायर्ड करवा लिया था और रिटायरमेंट ले ली थी। ये वो चार्जेस थे जिस पर कार्रवाई का आगाज़ किया गया और बिलाखिर ये कार्रवाई जो है अपने मंतकी अंजाम तक जा पहुंची और अभी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है और उन्हें फ़ौजी तहवील में ले लिया गया है। इस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बात करेंगे कि फैज़ हमीद साहब का किरदार जो है वो किस हद तक अपने जो मनसब है उससे इंसाफ कर रहे थे और किस हद तक जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों में इन्वॉल्व थे। इसके साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी इससे मुतल्लिक भी हम बात करेंगे कि उन्होंने जो खिताब किया, उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो है वो मनोवन अमल होना चाहिए और मनोवन अमल होगा। ये मैसेज जो है वो उनका क्या है, इस पर काफ़ी बहस की जा रही है कि लग ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान जो है वो कोई टकराव होने वाला है, जिसकी खबरें आ रही हैं और जिसके मुतल्लिक मुख्तलिफ़ फोरम पर बात की जा रही है। फ़ौज के अंदर जो इत्साबी अमल है उसके मुतल्लिक काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होती हैं। इससे पहले सानिया 9 मई के बाद भी कार्रवाई का आगाज़ किया गया था और उन जनरल्स के ख़िलाफ़, उन ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की गई जो सानिया 9 मई में जिन्होंने अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी तरह अंजाम नहीं दी थी। इस वजह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ी ने DGISPR से पूछा था इस इत्साबी अमल से मुतल्लिक, और 7 मई की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ज़रा सुनिए DGISPR जो है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे थे। पाक फौज में खुद एहतसाबी एक सख्त कड़ा मगर शफाफ अमल है, एक खुदकार अमल जो हर वक्त जारी रहता है। इस फौज में हर वक्त ये खुदकार जो निज़ाम है खुद एहतसाबी का, ये सब भी चल रहा है और चलता रहता है। कोई भी कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी हो, किसी किस्म की कोई करप्शन हो, किसी किस्म का बैड मिलिट्री ऑर्डर और डिसिप्लिन हो, तो ये एहतसाब का निज़ाम एक्शन में आता है और इसके अंदर किसी किस्म की तफरीक नहीं की जाती। बल्कि अगर ज़्यादा सीनियर रैंक और हायर रैंक हो तो ये जो हमारा अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है इट कम्स इवन मोर हार्डर, बिकॉज इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो लोग सीनियर हैं उनको ज़्यादा समझ और अकल और ज़्यादा जिम्मेदारी है। जो जूनियर रैंक में बच्चे हैं, जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, उनको तो आप कुछ मार्जिन दे सकते हैं, लेकिन सीनियर रैंक पे ऐसे नहीं हो। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि वी हैव ए वेरी रोबस्ट इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम which is working all the time in different domains वो काम कर रहा होता है। तो we are very proud of our accountability system and we have it firmly on rooted। सिर्फ और सिर्फ important point to note also is this कि हमारा जो accountability system है ये इल्ज़ामात पे काम नहीं करता, ये हक़ाइक़ पे काम करता है। नाज़रीन, आपने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो पार्ट सुना जो 7 मई को उन्होंने ख़ुद इत्साबी के हवाले से जो है वो दिया था और उस सवाल का जवाब दिया था, जिसमें उन्होंने बड़ा तफसीली बयान किया कि फ़ौज के अंदर जो है अकाउंटेबिलिटी का तरीक़ाकार क्या होता है और फ़ौज किस हद तक अकाउंटेबिलिटी करती है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मेहमान होंगे खिलदास साहब मुस्लिम नून से, उनसे बात करेंगे। खिलदास साहब, शुक्रिया वक्त देने का। नदीम कुरैशी साहब जो है तहरीक इंसाफ, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। नदीम भाई, आपका शुक्रिया वक्त देने का। खिलदास साहब, आज आपने खबर सुनी और पहले हम बात कर रहे थे सियासत किस तरफ जा रही है और सियासत में क्या होने जा रहा है, लेकिन इस खबर के आने के बाद जो है वो सारी खबरें पीछे रह गईं और ये बड़ी खबर जो है वो मुल्क के लिए, दुनिया के लिए कि पहली दफ़ा जो है किसी जनरल को, किसी साबिक DGISI को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है, अपनी फ़ौजी तहवील में लिया गया है। तो किस तरह देख रहे हैं इस अकाउंटेबिलिटी को, किस तरह देख रहे हैं जनरल फैज़ के किरदार को? देखें, ये जो आज कार्रवाई हुई है और जो DGISPR की तफसीली प्रेस जो रिलीज़ आई है वो सारी आपने भी पढ़ी, हमने भी देखी, और ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे ये मामला हुआ है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है।
इससे पहले भी आपको याद होगा कि पाक फ़ौज ने खुद DGISPR ने आके कहा था कि हमने 9 मई के बाद खुद एहतसाबी का अमल शुरू किया है। इससे पहले भी चलता रहता है, मगर ज़ाहिर है कहीं से ये आवाज़ उठती है कि फ़ौज जो है अपने अंदर एहतसाब नहीं होता है, सियासतदान का होता है, बाकी लोगों का होता है। तो जो मौजूदा क़यादत है या जो इदारे की जो पॉलिसी, उन्होंने हमेशा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि जो अमल होता है मगर वो ज़ाहिर इतना पब्लिक नहीं होता जी। बाकी जहाँ तक फैज़ हमीद के किरदार की बात आपने की, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। जो 2018 की इलेक्शन में उन्होंने किया जी, और जिस तरह एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने में उसका इमरान प्रोजेक्ट जो उसने लॉन्च किया और जिस तरह उसको RTS बिठा के उसको सपोर्ट दी गई, ये सारी चीज़ें सियासी, हम भी उस पर तनकीद करते रहे हैं। तनकीद क्या, हमारे कायद नवाज शरीफ साहब की गुजरांवाला में आप तकरीर सुन ले, कभी भी उन्होंने फैज़ हमीद का नाम लिया था जी, फैज़ हमीद साहब करके कहा था। नवाज शरीफ साहब जब भी किसी मुखालिफ के लिए बात करते हैं तो, मगर ज़ाहिर है उन्होंने जब बात की थी तो उनके जो दास्तान थे, जो उनकी जो कुछ उसने किया था जनरल बाजवा साहब ने और जनरल फैज़ हमीद साहब ने, तो उस पर खुल के उसने उनके सियासी किरदार पर तनकीद की थी। और सिविल बालादस्ती की जब वो बात करते हैं, जब वोट को इज्जत दो की बात करते हैं, तो हर इदारे का काम है अपने डोमेन में रह के काम करें। जिस तरह ये डोमेन से निकल कर इसने काम किया, वो पाकिस्तान की जमहूरियत को जो उसने नुकसान दिया, तो मगर ये जो आज कार्रवाई हुई है, ज़ाहिर है एक जो केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है। बाकी जो मैं समझता हूँ आज फितने और फसादियों के लिए शोक का दिन है। अच्छा। और एक और बाप से वो महरूम हो गए जिन्होंने, फैज़ हमीद साहब बाप थे किसी के? ज़ाहिर है जनरल बाजवा साहब के लिए भी कहते थे हमारा बाप है। अच्छा। तो बाप वो बदलते रहते हैं, मगर मैं तो इसको भी बाप समझता हूँ, क्योंकि यही सारा बच्चों को संभालने वाला था, इन फसादियों को। तो अल्लाह करे सब जो उसके करतूत है, जो उन्होंने कारनामे किए जी, सब कि उसको एहतसाब के अमल से गुजरना उसको चाहिए। ठीक है, तहरीक इंसाफ से पूछते हैं। नदीम कुरैशी साहब, आप बताइएगा सर कि ज़ाहिर बात है आपने खबर देखी और ISPR ने बाकायदा अपनी प्रेस रिलीज में ये बताया है कि साबिक DISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को हिरासत में लिया गया है और उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का भी आगाज़ किया गया है। कैसे देखते हैं सर इस अहम खबर को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद साहब, पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उनका एक डिसिप्लिन होना, मुनज़्ज़म होना, मुहब्बे वतन होना, पाकिस्तान के हर चैलेंज को फ्रंट फुट पे आकर फेस करना दुनिया में किससे भी ढका छुपा नहीं है। और अफवाज पाकिस्तान का अपना एक खुदकार निज़ाम है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने पे कोई इंक्वायरी की गई और उस इंक्वायरी में फैज़ हमीद साहब के हवाले से कुछ शवाहिद मिले हैं, तो मैं नहीं समझता कि कानून को अपनी जगह खुद बनानी चाहिए। और मुझे एतमाद आज भी पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन की अक्सरियत है, जिस एक इदारे पर भरपूर एतमाद करती है, वो पाकिस्तान की अफवाज है। मैं नहीं समझता कि बगैर किसी सबूत के इतना बड़ा स्टेप लिया गया हो। और मैं तो आज भी इस बात का कायल हूँ कि पाकिस्तान में जब तक टॉप के लोग, टॉप एलीट जो हमेशा अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं, वो कानून के दायरे में नहीं आएंगे, वो सियासतदान हो, वो किसी भी शोबा जिंदगी से हो, वो ताकतवर लोग, वो 2.5-3 लाख लोग जो पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे, हकीकी तौर पे हुक्मरान है, जब तक वो एहतसाब के दायरे में नहीं आएंगे, हम कभी भी आम आदमी का एतमाद अपने निज़ाम अदल पर, निज़ाम इंसाफ पर, निज़ाम कानून पर मजबूत और तबाना नहीं कर सकेंगे। अभी खेलदार साहब मेरे भाई हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं। अच्छा, मैंने इनसे हमेशा बड़ी अच्छी और खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, लेकिन आज जज्बाती हुए हैं। मैं नहीं समझता कि किसी भी ऑफिसर के हवाले से किसी पार्टी की कोई जाती एफिलिएशन होती है या होनी चाहिए। मैंने तो पिछले दिनों ये सुना कि ख्वाजा आसिफ साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने हमसे रब्ता किया 2021 में और हमें कहा कि हमारी पास हो गई है तस्दीक या तरदीद खाई साहब करेंगे, क्योंकि वो फेडरल मिनिस्टर है। फेडरल मिनिस्टर रैंक का कोई शख्स भी, लेवल का कोई शख्स भी जब कोई बात करता है, आम पाकिस्तानी उस पर भरोसा करते हैं।
चलें नदीम साहब एक जुमला जी। मेरे भाई ने कहा कि 2 लोगों के नाम लिए थे नवाज शरीफ साहब ने, और नवाज शरीफ साहब बड़े कोई इल्हामी ताकतें रखते हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने जिन 2 लोगों के नाम लिए थे, एक साहब के बारे में, जनरल बाजवा साहब के बारे में, नवाज शरीफ के साहब के अपने दामाद अर्जुमंद कैप्टन सफदर साहब ने फरमाया कि उनसे हमारी बाकायदा मुलाकातें होती रही, और पीएमएल की लीडरशिप ने तो हमेशा फूके चाटा है। चलें सर, नदीम भाई मुझे ज्वाइन किया है सर ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, उनसे बात करते हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर बताइएगा, आप खुद जो है वो फौज का हिस्सा रहे हैं, और ये अकाउंटेबिलिटी की एक मिसाल है कि फ़ौज के अंदर खुद एहतसाबी का अमल जो है वो हमेशा से जारी रहता है, और आज इसी खुद एहतसाबी के तहत जो है जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को हिरासत में लिया गया, उनके खिलाफ जो है वो कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। बताइए सर, इस खबर से मुतल्लिक क्या कहेंगे, और थोड़ा सा जो अकाउंटेबिलिटी है फ़ौज के अंदर, जैसे मैकेनिज्म है फ़ौज का, उसको मुतल्लिक बताइएगा। देखें कि एक बात बड़ी क्लियर होती है कि फौज में खुद एहतसाबी का अमल कितना सख्त है, और इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज भी नहीं किया जाता है। ठीक। और ये एक मिसाल है कड़े किस्म का जो हमारा एहतसाबी का अमल है। और आपके सामने इससे पहले 9 मई को जो लाहौर में इंसिडेंट के कुछ ऑफिसर्स में प्रोफेशनली इनकॉम्पिटेंट देखे गए थे, जिन्होंने काम सही नहीं किया था, उनको भी उस वक्त सजा दे दी गई। और इसी तरह अगर आपने देखा हो तो 14 साल कैद हुई थी एक 3 स्टार जनरल को, अभी रिसेंट 2-3 साल पहले, फिर एक 1 स्टार को सजा मौत हुई थी। तो मेरे ख्याल में ये चीजों का बड़ा क्लियर कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करते हैं, और इसीलिए हमारी फौज में एक जो है बहुत डिसिप्लिन कायम है। ठीक। ये बहुत अच्छा डिसिप्लिन अदारा है, और इसलिए इसके साथ जो लोग फौज के मुतालिक बातें करते हैं, डिफेम करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, वो आज हमारे खुद साबी के अमल को सिविल इदारों खुद साबी अमल के साथ कंपेयर कर लें, तो फिर उनको ये पता चल जाता है कि हमारा कितना अच्छा सिस्टम है, कितनी सख्ती से अमल करते हैं। और यही वजह है कि हमारी फौज में डिसिप्लिन मौजूद है। और इसमें भी आपको याद है कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी, उन्होंने कहा था कि इंक्वायरी होनी चाहिए, और फिर उसकी वजह से इंक्वायरी हुई, और उसके बाद ये फैसला किया गया कि इनका फील्ड कोर्ट मार्शल किया जाए। ठीक है। तो ब्रिगेडियर साहब ये बताइए कि ये जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है, इसका तरीकाकार क्या होता है, और किस तरह ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी? देखें, ये जब एक सबसे पहले ऑर्डर इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी की गई, उसमें ज़ाहिर है तमाम एविडेंस ली गई होगी, जितने प्रोसिक्यूशन के विटनेस होंगे उन्होंने आके अपनी गवाही दी होगी इनके खिलाफ, इन्होंने ज़ाहिर में सफाई में भी कुछ किया होगा। लेकिन उसके बाद जब ये क्लियर बात हो जाती है कि इसमें प्रैक्टिकल कोई न कोई चीजें मौजूद हैं इनके खिलाफ, तभी फिर मुश्किल किया है, अगर कोर्ट मार्शल किया जाएगा, अपना काम करेंगे, और फिर उसके बाद। ठीक है। तो ब्रिगेडियर साहब चलें, ब्रिगेडियर साहब की शायद लाइन कट गई है। खिल्ला साहब आप बताइएगा सर कि एक तो इदारों का जैसे कि इल्ज़ाम लगते हैं, सोशल मीडिया ट्रोलिंग होती है कि ये फ़ौज के अंदर जो है वो, जैसे भी ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कि फ़ौज के अंदर कोई एहतसाबी अमल नहीं है, एक जो है वो मनपसंद लोग जो है वो तैनात होते हैं और सारा कुछ होता है। और जनरल फैज़ से मुतल्लिक जो बातें चल रही थी शुरू से, डे फर्स्ट से 2018 से लेके अब तक की जो है वो कार्रवाई का, जैसे आर्मी चीफ़ की तैनाती का जो है वो सारा अमल हुआ, लॉन्ग मार्च हुआ, खान साहब आके यहाँ बैठे रहे, और फिर ये सारी तैनाती हुई। तो क्या अकाउंटेबिलिटी जो है वो अक्रॉस द बोर्ड नहीं होनी चाहिए पूरे, चाहे फ़ौज है चाहे सियासतदान है, जैसे नदीम साहब ने बात की कि हर इदारे में होनी चाहिए, तो क्या सियासतदानों के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो फिर क्यों इतना शोर मचता है? देखें, जो जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि हमारे जो फ़ौज का इदारा है उनका एक खुद एहतसाबी का अमल, उनका एक अपना निज़ाम है, और वो कड़े से कड़ा एहतसाब भी करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये अगर पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में एक सिविलियन का केस है जिस पे उसको जो इदारे को हुक्म दिया गया, तो मतलब हम ये तस्लीम कर रहे हैं कि ये अमल उनको खुद करना है, कोर्ट मार्शल करना, तो जो डोमेन में जिसका काम है वो करना चाहिए, बजाय कि हमारा काम नहीं है कि हम उसके सिविलियन उसके अमल में। जो सियासतदान की बात एक अलग है, मेरे भाई ने नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात की
देखें, नवाज शरीफ साहब ने जब यहाँ से गए थे, जब पनामा का सारा हुआ प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, उसको नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ फैसले दिए गए सब कुछ, और आपके रिकॉर्ड में है कि किस तरह जनरल फैज़ हमीद साहब एक जज के घर पे गए थे। उनको इसी साहब ने कहा था कि हमारी 2 साल की मेहनत जो है आप ज़ाया कर रहे हैं। जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह जो मरहूम एक जज थे जिसके वीडियो को इस्तेमाल किया गया, उसका बयान भी सामने है। तो ये एक सारे किरदार है जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ साजिश की। उसमें हम ख्याल जजेस भी हैं, कुछ ये जनरल भी है, रिटायर्ड जनरल जो थे वो भी इसमें शामिल हैं। तो नवाज शरीफ साहब को जब सज़ा हुई, उसने फ़ैसला अपना अल्लाह पे छोड़ा था और अल्लाह ने उसको इंसाफ भी दिया और सुरखरू भी किया है। तो मैं समझता हूँ जब नवाज शरीफ साहब ने लंदन से एक खिताब भी किया था जिसमें एक गुजरांवाला की स्पीच थी, एक उसका लंदन से एक बराह रास्ता खिताब भी था जिसने कहा था कि जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज़ हमीद साहब, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह जवाब वो देंगे। हमारी कोई हमारा ज़ाती उनसे किसी भी से नहीं है, मगर जो कुछ उसने किया है, जो कारनामे किए, जो पाकिस्तान आज क्राइसिस में है, इन साजिशों से, इन फैसलों से, इन गैर आइनी इक़दाम से कोई भी जमात, कोई भी अगर जो बंदा कहता है कि मुझे गैर आइनी तौर पे मुझे रेस्क्यू किया जाए, मुझे इक़्तिदार में दिया जाए, मुझे जेल से नहीं, कोई नहीं कर सकता। तो हम कहते हैं कि जो गैर आइनी उनके इक़दाम थे, जो उन्होंने किसी ने आइन तोड़ा है, उनको सज़ा भी होना चाहिए। ठीक है, जिसने आइन तोड़ा है, जिसने कानून की खिलाफ वर्जी की है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। मुझे यहाँ पे ब्रेक लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नदीम कुरैशी साहब, आप बताइएगा सर कि ये जो अकाउंटेबिलिटी का एक सिस्टम चलता है, चाहे वो सियासतदान है, मेरी भी पहले बात हो रही थी खिलदास साहब से कि चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल पार्टी हो, चाहे फ़ौज का इदारा हो, अगर जो है वो हम देखते हैं कि फ़ौज के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी हो रही है वो लोगों को पता नहीं चलती कि क्या मैकेनिज़्म कैसे अपना काम कर रहा है, लेकिन जो सियासतदान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो एक शोर उठता है और कहा जाता है कि जी सियासतदानों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई का निशाना उन्हें बनाया जा रहा है, इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तो सर कानून जो है वो सबके लिए एक होना चाहिए, कानून सबके लिए एक होगा तभी तो बात चलेगी आगे। ये जो शोर मच रहा है कि शायद तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के खिलाफ या तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो एहतसाबी अमल जारी है, उस पर इतनी तनकीद क्यों की जा रही है सर? देखिए जावेद भाई, मैं गुजारिश कर दूं, रूल ऑफ लॉ कौमों को, मुल्कों को और लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता फराहम करता है। ठीक है, दुनिया में जहां इंसाफ नहीं होगा, हजरत अली करमुल्लाह वजह करीम ने फरमाया था कि शिर्क की हुकूमत कायम रह सकती है, नाइंसाफी की हुकूमत कायम नहीं रह सकती। उमर लाज क्या है? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि अगर खुदा ना खास्ता बेटी भी किसी जुर्म में मुलव्विस हो तो मैं उसके लिए भी सजा वही है जो किसी आम शख्स के लिए है। हमारा तो बाबा आदम निराला है। यहाँ ताकत का मंबा वो लोग हैं जो मुस्तकिल इस सारे सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। मैं तो कॉमन मैन का नुमाइंदा हूँ, मुझे बिजली का बिल भी पूरा देना है, मैंने पेट्रोल भी अपनी जेब से डलवाना है, मैंने अपने बच्चों को भी आपकी तरह, केलदास की तरह या दीगर दोस्तों की तरह मेहनत से पालना है। लेकिन मसला उन लोगों का है जो पॉलिटिकल एलीट है, जो जुडिशरी में लोग हैं, या जो वो लोग हैं जैसे अब जनरल फैज साहब का आपने जिक्र किया। मैं नहीं समझता कि बगैर किसी बाकायदा सबूत के इतना बड़ा काम हो सकता है। जाहिर है हम एक ऐसे मुल्क में हैं जिसके पड़ोस में 7 गुना बड़ा दुश्मन है, जो हमारी एक एक चीज को ना सिर्फ हाईलाइट करता है, प्रोपेगेट भी करता है। तो हमारे मतलब इतने अहम लोगों की इस तरह के गिरफ्तारी होना, तो ये इस बात का सबूत है कि हम अब शायद रूल ऑफ लॉ की तरफ बढ़ जाए। और अगर कानून और इंसाफ जावेद साहब अपना रास्ता खुद ले तो हमें किसी को किसी पर इल्जाम धरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको गुजारिश करता हूँ, इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद ही इस नुक्ते पर रखी थी कि कानून और इंसाफ एक माशरे में सबके लिए इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इमरान खान साहब के खिलाफ जितने भी मुकदमा 9 मई से पहले के हैं, आप उन सारे मुकदमा को देख लें। मतलब अगर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ लोग, जो मैं उनको बड़ा खैर जिम्मेदार समझता हूँ, एहतजाज करते हैं उस वक्त की PMLN के लोगों का जो विजिट था वहां उम्रे के लिए, तो नहीं एहतजाज करना चाहिए था। अगर वहां एहतजाज होता है तो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे, इमरान खान साहब पे तौहीन मस्जिद नबवी का मुकदमा,
अगर इलेक्शन कमीशन के बाहर कोई शख्स एहतजाज तो सर वो कौन लोग थे जिन्होंने फिर एहतजाज किया, जिन्होंने सर मस्जिद नबी का तकद्दुस पामाल किया था, वो कौन लोग थे फिर, कहाँ से आए थे? उनका तलब तो तरीके इंसाफ से ही था। देखिए ना, ये आप एंकर हैं, आप सहाफी हैं, आपका डिसीजन देने का हक कतई नहीं बनता, ना मैं आपको ये हक देने दूंगा। चलें सर, आप किसी भी शख्स को किसी भी जमात से हो। जी सर सुन लेना, मैं नहीं समझता ऐसा है। बहुत पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का मुल्क है भाई। यहाँ अगर एक क्रिकेट मैच में कुछ तमाशाई अपनी किसी पसंदीदा शख्सियत के बारे में तारीफ कर रहे हैं या किसी पे तनकीद कर रहे हैं या कोई नारेबाजी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें, देखें जावेद भाई, आपको हेल्प करनी है सारे मामले में, हमें इस फेज से निकलना है बाहर। अभी आपने सियासतदानों की बात की है, तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ इस पे, सियासतदानों को तो किसी मुखालिफ और दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। ये खुद एक दूसरे के दुश्मन है। ये एक दूसरे की गंदगी को जब चौक पर उछालते हैं तो जाहिर है ये अवाम में भी हर वक्त कटहरे में है और बाकी कटहरे तो इनके लिए मौजूद है। मैं समझता हूँ कोई भी शख्स हो वो कानून से बालातर उसको नहीं होना चाहिए। हाँ, किसी शख्स को जाती इंतकाम का निशाना भी नहीं बनाना चाहिए। अगर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, बेनजीर भुट्टो साहब के खिलाफ कोई जाती इंतकाम की उनके साथ ज्यादतियां हुई हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि उनके अपोनेंट्स को भी उसी चक्की से गुजारा जाए। भाई जो तकलीफ आप अपने लिए बुरी समझते हैं, जो अजियत आपको तकलीफ देती है, आप उस अजियत और तकलीफ को अपने मुखालिफ के लिए जायज क्यों समझते हैं? अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, पाकिस्तान, मैं बार बार ये बात दोहराता हूं और मुझे, मेरा अपनी एक आइडियोलॉजी है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन में 65% लोग नौजवान हैं और ये नौजवान हमारी ताकत है, ये हमारा ब्रेन है, हमारा फ्यूचर है। और पाकिस्तान का नौजवान बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा विजनरी है। पाकिस्तान के वाले से उसके बहुत सारी ख्वाहिशात और तवक्कुआत हैं। हम पाकिस्तान को मॉडर्न इस्लामिक कंट्री देखना चाहते हैं। हम तो इस निजाम से थक गए हैं। काश्तकार का हक भी चंद लोग खा जाएं, इंडस्ट्री का हक भी चंद लोग खा जाएं, गरीब का हक भी चंद लोग खा जाएं। तो जावेद साहब, हमें अब जाती मुखालफत और मखासमत के इस हॉल से बाहर आकर बड़े लेवल पे सोचना होगा। सर नदीम भाई मुझे जवाब देने दें। आप फरमाएं सर, ये जो जिक्र फरमा रहे हैं कि हाईजैकिंग और ये सारा कुछ, तो सानिया 9 मई भी आपके सामने है। देखें, नदीम कुरैशी साहब ने पहले तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, मैं काफ़ी इसकी पहली वाले जो कलमात से उनसे इत्तेफाक भी करता हूँ और मुझे एहतराम भी है, इनकी पॉलिटिकल वर्कर हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं। मगर बात यह है कि देखें, जो बानी पीटीआई ने रास्ता इंतखाब किया, जो मुंतखब किया, जो रास्ता 2014 में धरने का हो या 9 मई का हो या जो कुछ उन्होंने किया है, उसका PMLN ने तो उसको नहीं रास्ता कहा था कि ये आप इसका इंतखाब करें। तो आज अगर वो जिन केसेस में भुगत रहे हैं या वो जेल में है, तो ये उसकी किए हुए अपने खुद के कारनामे हैं। मुझे तो हमदर्दी है नदीम कुरैशी साहब जैसे पॉलिटिकल वर्कर से, या जिस तरह मासूम उन वर्करों को जो 9 मई में इस्तेमाल किए गए टिशू पेपर की तरह, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में ज़ाहिर पॉलिटिकल हुकूमत हो, पॉलिटिकल वर्कर हो, सियासी निज़ाम हो, आइन का एहतराम हो, तो वो सियासी जमातें बिल्कुल, हमें तो मुझे खुशी नहीं कि इनकी पार्टी बर्बाद हो गई, तबाह हो गई है जिस तरह आज जिस हालत में है। मगर मैं आपको बताऊँ, जब इमरान खान साहब वज़ीर थे, उन्होंने अमेरिका में जाके कहा था कि नवाज शरीफ किस तरह वो गुफ्तगू, ओए मैं ऐसी उतारूंगा। आपने 28 मई नवाज शरीफ साहब का जो आखिरी खिताब हुआ है, जब वो सदर मुंतखब हुए, उन्होंने कहा था एक की जगह 2 AC लगा दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हमारे को कोई एतराज़ नहीं है उसको चिकन मटन, उसको अगर कल स्विमिंग पूल भी बना के दें किसी जज के हुक्म पे, तो हमें एतराज़ नहीं होगा। ठीक है, उसका वो कैदी है, उसके हुकूक है। अगर 22 करोड़ अवाम के बाकी कैदियों को नहीं वो मिल रहा है, उसको मिल रहा है, तो हमें उस पर भी आर नहीं है। मगर हम समझते हैं ये सब सवाल तो है ना, ये क्यों है? नहीं, मैं कहता हूँ जो बात नदीम कुरैशी साहब कह रहे हैं, हमारी ख्वाहिश नहीं है कि हम उसको इंतकाम का निशाना बनाए। हमारी ज़ाती जो कुछ उन्होंने हमसे किया है, अगर ये होता तो हमारी हुकूमत पंजाब में भी है और नवाज शरीफ साहब ये बयान दे सकते, मैं तुझे घर तक पहुंचा के आऊँगा, मगर वो बात ये नहीं की। दूसरी बात देखें, जब नवाज शरीफ साहब वाहिद वज़ीर आज़म है, जब 2014 में उसके घर पे चले गए धरने से पहले, उसके पास गए थे चल के, उसका मुखालिफ था नवाज शरीफ साहब, वो सियासी मुखालिफ था। जब इलेक्शन में वो ज़ख्मी हुए थे 2013 से पहले, उन्होंने अपनी कैंपेन छोड़ दी। तो
उसका रिटर्न में जब उसके घर पे चले गए, एक वजीर आजम था, उसके पास गया था कि आप अपोजिशन लीडर है, मुल्क के हालात उस वक्त भी जो थे 13 में, आप हम मिलके इस मुल्क के लिए काम करें। उसने तो सिर्फ अपनी बनी गाला की नवाज शरीफ साहब से सड़क मांगी कि मुझे सड़क बना के दे, वो भी उसको फौरन बना के दी। तो उसने मासूम ख्वाहिश थी। तो नदीम कुरैशी साहब तसल्ली रखें, ये जितने जुर्म 9 मई के हैं या जो भी कुछ किया है या सियासी गलतियां की है, हमने भी माजी में सियासी गलतियां की थी। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, आपको अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने कहा आपने 18 में हमने हमारा इलेक्शन चुराया, फिर भी कहा कि आज चार्टर इकोनॉमी करे, आपने उसको जेल में डाल दिया। इंतकाम की आग तो आज भी आपके पास है, आज भी आप इदारों को टारगेट कर रहे हैं। मुझे बताएं 150 आर्टिकल हमारे जो इदारों के खिलाफ उन्होंने लिखवाए गए। आज भी जो बातें नदीम कुरैशी तो अच्छी कर रहा है, मगर इनका सोशल मीडिया देख लें, इसकी कायद का जो कारनामे वो आज भी देख लें। जो बात इन्होंने 200 यूनिट की कही, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 200% यूनिट के लिए 50 अरब PSDP से निकाल के दिए। ये 84% है पाकिस्तान की आबादी जो 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करती है, हमने उनको रिलीफ दिया है। हमें एहसास है, हमने आपकी तरह ये नहीं कहा चीनी महंगी हो जाए, मैं चीनी सस्ती करने थोड़ी आया हूँ, मैं आटा में मेरा काम ही नहीं, मैं बिजली सस्ती करने। हम तो कहते हैं कि मसाइल हैं और ये मसाइल आपकी वजह से है। ये पाकिस्तान अगर आज क्राइसिस में है, जब 2022 में हम आए थे, हमें आप डिफ़ॉल्ट की तरफ पहुंचा दे गए, हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया। आज भी अवाम को हमारे वज़ीर आज़म साहब ये सारी सूरत हाल बताते हैं कि अवाम के मसाइल हैं, उनकी इस तनख्वाहदार मुलाजमीन की जो 40-50 हज़ार कमाता है वो घर चलाना उसका मुश्किल है। हम उसके लिए काम कर रहे हैं, हम इकोनॉमी के लिए काम कर रहे हैं, मगर आप क्या कर रहे हैं रिटर्न में? आप अपोजिशन जमात होके आपने कभी महंगाई पे बोला? मुझे एक मेहमान ने ज्वाइन किया है, अब्दुल्ला गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया। अब्दुल्ला साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बताइएगा, आपने भी ये आज ISPR की प्रेस रिलीज देखी और ख़बरें देखी कि एक साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को जो है वो सरकारी तहवील में लिया गया है और जो है मिलिट्री कोर्ट में उसका जो कोर्ट मार्शल है वो भी किया जा रहा है। कैसे देखते हैं सर इस अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म को जो फ़ौज के अंदर है? हमें तो पता नहीं चलता, जब बताया जाता है तभी पता चलता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म जो है वो काम कर रहा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी तो चल रही है ना। अभी आपको मैं जनरल कियानी के दौर में जनरल ऑफिसर को घर भेजा गया, फिर राहील शरीफ साहब के दौर में 5 जनरल ऑफिसर और 1 लेफ्टिनेंट जनरल उनको भेजा गया। इसी तरीके से जनरल बाजवा के दौर के अंदर हमने ब्रिगेडियर साहब को, रिजवान राजा साहब को फांसी की सजा सुनाते हुए देखा। फिर उन्हीं के दौर में जनरल जावेद इकबाल को जो है उम्र कैद की सजा सुनाई गई और इसके अलावा दीगर जनरल ऑफिसर जो है उनको तादीबी कार्रवाई की गई और उनको जो है वो भेजा गया। और इसी तरीके से जनरल आसिम मुनीर साहब जब आए और 9 मई का वाक़या हुआ तो हमने 17 सीनियर ऑफिसर बशमूल 1 लेफ्टिनेंट जनरल हाजिर सर्विस कोर कमांडर 4 कोर को हमने घर जाते हुए देखा। तो अकाउंटेबिलिटी का तो मेरिट का ये तो काम चल रहा है। हुक्म जो एक तासुर था कि जी पता नहीं फौज जो है वो बालादस्त है, कानून से जो है बालातर है, वो बातें तो पहले ही गलत थी, क्योंकि ये तो सिर्फ मेरे ख्याल में आप दरोगोई से काम लिया जा रहा था। हकीकत यह है कि फौज का जो एक इदारा है उसके अंदर अपना एक पूरा मैकेनिज्म काम कर रहा है। अब ये 9 मई के वाकयात वाले लोग जो हैं उनके लिए भी मेरे ख्याल में ये सोचने का मुकाम है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी का पहिया घूमने लग गया है और फौज ने अपने घर से शुरू कर दिया है। जनरल फैज़ हमीद साहब कोई मामूली आदमी नहीं है, वो साबिक DG ISI रहे और फिर वो कोर कमांडर पेशावर रहे, जो कि एक ऑपरेशनल कोर है, जहां फिर तालिबान के साथ जो है वो गुफ्तगू होना शुरू हुई और इसी तरीके से जो है फिर हमने देखा कि उनके हवाले से आप गौर करें कि अमेरिका जो है वो भी उनके दौर के अंदर जो है वो वहाँ से इनखला हुआ। फिर कश्मीर का जो वाक़या हुआ वो भी उन्हीं के दौर में हुआ, एडजुटेंट जनरल के ओहदे पे भी वो फायद रहे। जी अब्दुल्ला गौर साहब, बिल्कुल जारी बात है, अकाउंटेबिलिटी जो है वो शुरू से ही चल रही है फौज के अंदर और जो जो मुलवस होता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। यहाँ पे ब्रेक लेनी है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे अकाउंटेबिलिटी की, जनरल फैज़ हमीद की और सियासतदानों के खिलाफ या उनके सियासत के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी होती है उस पर भी बात कर रहे हैं। खिलदा साहब,
कैसे देखते हैं कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के ख़िलाफ़ अगर हम बात करें उनकी अकाउंटेबिलिटी से मुतल्लिक, सानिया 9 मई से मुतल्लिक, तो ये क्या पहली बार हो रहा है या कोई इससे पहले किसी सियासतदान के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? देखें, पहली बात यह है कि जो 9 मई का सानिया, मतलब मैं तो समझता हूँ जिस तरह इन्होंने एक मास्टरमाइंड है, उन्होंने खुद हुक्म दे के करवाया है, उसके सारे सबूत भी अब सामने, खुद कहा है कि मैं GHQ के सामने मैंने खुद कॉल दी है, एतराफ़ किया है। मैं सिर्फ मेरा ये सवाल है, अमेरिका में ये हुआ तो 3 महीने में सज़ाएँ नहीं होगी? बरतानिया में जो अभी एहतजाज हुआ या जो लोग सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, फ्रांस में हुआ, 3 दिन में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारा ये जो अदालती निज़ाम है इस पर सवाल ज़रूर उठता है, और उस जिस तरह उनको सहूलतकारी दी गई और उस मुलज़म को गुड टू सी यू कहा गया, प्रोटोकॉल दिया गया और मुसलसल ज़मानतें मिलती रही, अगर बेगुनाह है उसको बिल्कुल ज़मानत मिलनी चाहिए, उसको इंसाफ भी मिलना चाहिए। मेरा तो मैं समझता हूँ अगर अदालती निज़ाम हमारा इसमें अगर इसमें इंसाफ करने में नाकाम गया है तो ये जो आर्मी ट्रायल है उसका होना चाहिए, इसका बानी PTI का या जो मुजरिम है मैं और ये ट्रायल खुद इनकी हुकूमत में भी होता रहा है और पहले भी सियासी लोगों का ये ट्रायल होता रहा, मगर इस तरह का जुर्म किसी सियासतदान ने नहीं किया जो बानी PTI ने किया। चलें नदीम भाई, आप बताइएगा सर कि जैसे अब्दुल्ला गुल साहब ने बताया, मैंने पहले बात की कि जो सानिया 9 मई के दौरान जो ऑफिसर्स थे पाक फौज के, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, तो क्या जो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन हैं, ये बाकी लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के हक में हैं या उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए बलोच साहब, मैं कैसे कह सकता हूं कि किसी शख्स ने अगर कोई ज्यादती की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ठीक है, मैं कैसे कह सकता हूँ? क्या कानून कुदरत ये कहता है, कानून पाकिस्तान ये कहता है, कोई शरई कानून ये कहता है जो शख्स भी किसी के साथ ज्यादती करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इतनी गुंजाइश निज़ाम कुदरत भी देता है, निज़ाम शरिया भी देता है, आईन पाकिस्तान भी देता है कि हम उनको प्रूव करें कि कौन लोग थे जिन्होंने ज्यादती की, कौन लोग थे जिन्होंने ज्यादती नहीं की। अभी मेरे भाई खेलदास साहब और इनकी पूरी टीम, इनके पास पब्लिक वेलफेयर की एक बात नहीं है। टाइम शॉर्ट हम तो सुन, मेरी जरा सुन लेना, जैसे आप खुशबू से इनको सुनते हैं मुझे भी सुन लें, कुछ भी नहीं होगा, प्रोग्राम भी चलता रहेगा, आपका मूड भी अच्छा रहेगा, कोई ऐसी चीज नहीं है। मैं आपको गुजारिश कर दूं, टाइम नहीं है, ये 16 माह ये PDM की सूरत में इक़्तिदार में रहे। चलें नदीम भाई, टाइम खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया नदीम भाई साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। खेलदार साहब आपका शुक्रिया, आपका मौक़िफ़ आया। नाज़रीन, आज जो खबर आई है जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से मुतल्लिक, इसका मतलब ये है कि कोई भी जो है वो अकाउंटेबिलिटी से, एहतसाब से बच नहीं पाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।